हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। अच्छा, नहीं चलेगी तो जान लेना फेल होना बेटा पक्का है, एकदम फेल होगे तुरंत। अच्छा, आपका स्कूल खुल चुका है, जिनको एडमिशन कराना है वो कल से समय से विद्यालय आके अपना एडमिशन करा लें। सभी के पास सबकी किताबें होनी चाहिए और सबकी पढ़ाई सिस्टमेटिक ढंग से स्टार्ट कर देनी है। ये हमारी ही नहीं आपकी भी जिम्मेदारी है। ठीक, कल समय से विद्यालय आइए और उसके बाद दोनों मिलके आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, आज मैं आपके सामाजिक विज्ञान विषय का भूगोल वाले सब्जेक्ट का कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान विषय में जो भूगोल वाला हिस्सा है आपका, उसका पहला पाठ लेके आया हूँ। इस पहले पाठ में हम जो है संसाधन एवं विकास जो आपका पहला चैप्टर है उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक आपका आता है संसाधन। ठीक, तो संसाधन को जानने का सबसे इजी तरीका यही है, जब आप अपने घर से विद्यालय के लिए निकलते हैं, तो जिस भी माध्यम का प्रयोग करते हैं, जिस भी रिसोर्स का उपयोग करते हैं अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए, वो क्या है? साइकिल है। तो साइकिल आपका क्या हुआ? साधन है, जिस साधन के माध्यम से आप अपने कार्य की पूर्ति कर रहे हैं। ठीक, आप अपने आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, यानी घर से विद्यालय के लिए आ रहे हैं। किसके माध्यम से? साइकिल के माध्यम से। तो साइकिल क्या हो गई? ये आपका संसाधन हो गया। ऐसे ही दैनिक जीवन और सामाजिक परिवेश में भी बहुत सारे संसाधन हैं, ठीक, जिनके माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे जो कपड़ा उद्योग, जैसे मान लीजिए हमने कपड़ा पहना है, तो इस कपड़े को पहनने के लिए कपड़ा मिल सबसे इंपॉर्टेंट है कि कपड़ा मिल में वो बनेगा। अच्छा, वो किससे बन रहा है? वो कपास से बन रहा है। तो कपास से फिर तागा बनेगा, तागे से फिर कपड़ा बनेगा। तो क्या है, जो ये हमारा कपड़ा है, इसके लिए संसाधन क्या है? कपास है। कपास क्या है? कपड़े का संसाधन कपास है, जिसके माध्यम से ये कपड़ा बन रहा है। इसी प्रकार बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके माध्यम से कोई कार्य संपन्न होता है, यानी पूर्ण होता है। ये वस्त्र हमने प्राप्त किया कपास से, तो वो क्या है? वो एक संसाधन है। ठीक, इसी तरीके से पानी क्या है? एक संसाधन है, क्योंकि हमारी उससे प्यास बुझती है। भोजन क्या? एक संसाधन है, जिससे हमारी भूख मिटती है। ऐसे ही लोहा इस्पात उद्योग में जो बनने वाला लोहा है, वो हमारे लिए क्या है? वो उपयोगी है। लेकिन वो लोहा इस्पात उद्योग का जो लोहा है, वो उसका संसाधन क्या है? लौह अयस्क है। वो लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? खदानों से प्राप्त होता है। खदानों से जो लोहा हमें प्राप्त होता है, वो अवशिष्ट पदार्थ यानी दूषित पदार्थ भी उसके साथ प्राप्त होते हैं। वो पदार्थ जब हमें प्राप्त होते हैं, तो उन पदार्थों के साथ जो लोहा हमें प्राप्त होता है, उसे ही अवशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, और सभी को लौह अयस्क कहते हैं। इन सभी को मिला के लौह अयस्क कहते हैं। अच्छा, लोहा इस्पात संयंत्र में जो आयरन स्टील प्लांट होते हैं, उन स्टील प्लांटों में इन लौह अयस्कों को भेजा जाता है। वहाँ इनकी सफाई होती है और इनके माध्यम से क्या बनते हैं? ये लोहे के बड़े बड़े सरिया बनते हैं, फिर पटरियाँ बनती हैं, लोहे की मोटी मोटी चद्दरें बनती हैं। इन सभी के माध्यम से हम क्या है? बहुत सारी वस्तुओं को बनाते हैं। ठीक, तो ये क्या है? ये भी एक तरीके का संसाधन है। संसाधन जहां तक उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम संसाधन के आगे बढ़ते हैं। संसाधन कितने प्रकार का है, सामाजिक जीवन में उनकी क्या उपयोगिता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो देखिए, ध्यान दीजिए, जो संसाधन है वो दो प्रकार का है, एक प्राकृतिक है और एक मानवीय है। तो जो प्राकृतिक संसाधन है वो किस रूप में है? वो नवीकरणीय और अनवीकरणीय रूप में है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय रूप में है। और जो मानवीय है वो किस रूप में है? मानव किस प्रकार से संसाधन होगा? वो जैसे मान लो आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी संस्था में पढ़ रहे हो, पढ़ के निकलोगे तो देश दुनिया समाज में कुछ नाम रोशन करोगे, देश का विकास करोगे, तो आप भी तो एक संसाधन हो। और एक जैसे मान लो किसी दुकान में मोबाइल रिपेयरिंग का कोई कोर्स कर रहा है, मोबाइल बनाने का कोई कोर्स कर रहा है, कल को वो दुकान खोल के बैठ गया तो क्या करेगा? वो सबकी मोबाइल का रिपेयर करेगा। मोबाइल बनाना उसकी कला है, तो वो भी क्या है? वो भी एक संसाधन है समाज के लिए। तो एक संस्थागत संसाधन, जैसे संस्थागत संसाधन का मतलब स्कूल कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से निकलने वाले जो विद्यार्थी हैं, ये संस्थागत संसाधन है। और
कुछ हैं जिनके अंदर गुणवत्ता है, क्वालिटी है। क्वालिटी क्या है? जैसे मान लो मोबाइल बनाने की ही कोई कला है, मोबाइल रिपेयरिंग का कोई कोर्स कर लिया, कोई आईआईटी कर लिया, कोई कुछ टेक्निकल कोर्स कर लिया, तो ये क्या है? ये उसकी गुणवत्ता, ये उसकी क्वालिटी है। इस क्वालिटी बेस जो ह्यूमन रिसोर्स होगा, जो मानव संसाधन होगा, इसका अलग उपयोग होगा। तो चलिए हम इनको क्रम से समझने का प्रयास करते हैं। अब पहले शुरू करते हैं प्राकृतिक संसाधन को। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार का, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक, तो जब हम नवीकरणीय की बात करते हैं तो नवीकरणीय में किस प्रकार के संसाधन होंगे? नवीकरणीय में उस प्रकार के संसाधन होंगे जैसे पानी, जल। समझ रहे हो ना? जल के माध्यम से क्या होगा? जल तो कभी समाप्त होने वाली चीज है नहीं, ये तो लगातार मिल रहा है प्रकृति से, लेकिन मानव इसके ऊपर भी तुल गया है, लगातार दूषित कर रहा है। लेकिन तब भी जब हम नवीकरणीय की बात करेंगे तो नवीकरणीय संसाधन यही हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, वायु पवन ऊर्जा हो गई, ठीक, जल ऊर्जा हो गई। ये सब क्या है? ये नवीकरणीय संसाधन है। ठीक, ये लगातार हमें वो प्राप्त होता रहता है। जो संसाधन हमें प्रकृति से लगातार प्राप्त हो रहा है, जो समाप्त नहीं हो रहा है, प्राप्त होता रह रहा है, तो ये क्या है? ये नवीकरणीय संसाधन है। इन संसाधनों का प्रयोग करके, जैसे सौर ऊर्जा, आप जानते ही हो, सौर ऊर्जा से सोलर प्लांट लगाए जाते हैं। सोलर प्लांट में जो है सिलिकॉन चिप लगाई जाती है, जो कंडक्टर से कनेक्ट होते हैं, और उसके माध्यम से जो सौर ऊर्जा सीधे उन प्लेटों पे पड़ती है, तो वो उसको क्या होता है? वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो एनर्जी हम अपने घरों में सप्लाई करके पंखा, बिजली, बल्ब, ये सब यूज करते हैं। तो सोलर एनर्जी हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? विंड एनर्जी हुआ, पवन ऊर्जा जिसको बोलते हैं। बड़े बड़े जो है पवन चक्कियां लगी होती हैं, जो हवा के चलने से चलती हैं, जिनके नीचे बैटरियां लगी होती हैं, वो उस एनर्जी को वहां स्टोर करते हैं, और फिर उसके माध्यम से वो सप्लाई हम तक पहुंचाई जाती है। फिर जल शक्ति है। जल शक्ति का कैसे प्रयोग है? जल शक्ति का जल विद्युत परियोजनाएं जो बनाई जाती हैं, जैसे मान लीजिए बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, फिर पानी को इकट्ठा किया जाता है, पानी को वहां से छोड़ा जाता है, फिर नीचे टरबाइन लगाए जाते हैं, वो टरबाइन चलते हैं, उनके चलने से, उन टरबाइन के चलने से इलेक्ट्रिक जनरेट होती है। उन इलेक्ट्रिक को हम कहीं क्या करते हैं? पहले कहीं स्टोर करते हैं, फिर उसको ट्रांसमीटर्स के माध्यम से, फिर जो है वायर के माध्यम से हम दूर दराज के इलाकों में लेके जाते हैं। ये क्या हुआ? ये एक सिस्टम है जो एनर्जी के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। किस प्रकार की ऊर्जा है? ये एक नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, ये प्राकृतिक साधन है। ठीक, अच्छा, अब हम एक दूसरी तरफ देखते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा। ये एक ऊर्जा है, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन समझ लिया ना, जो एनर्जी के रूप में हमें प्राप्त हो गए। अच्छा, अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम एक ही बार उपयोग कर पाते हैं। एक बार उपयोग किए, वो खत्म हो गया। जैसे कोयला का हमने एक बार उपयोग कर लिया, उसके बाद वो राख हो गया। ठीक, राख हो गया, दोबारा तो उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। पेट्रोल हमने अपनी गाड़ी में डला लिया, गाड़ी से जितना किलोमीटर गए, पेट्रोल खत्म, उसके बाद फिर उस ऊर्जा का तो उपयोग कर नहीं पाएंगे। फिर प्राकृतिक गैस हुआ, घरों में जो प्राकृतिक गैस है उसका हम यूज कर लिए, एक बार यूज किए, खत्म। गाड़ियों में भी जो सीएनजी पड़ रही है उसका भी यूज किए, खत्म। दोबारा तो वो ऐसा तो है नहीं कि सतत मिल रहा है, लगातार मिल रहा है, ऐसा तो चक्कर है नहीं। तो जो ऊर्जा हमें लगातार नहीं प्राप्त होगी वो अनवीकरणीय ऊर्जा कही जाती है, जिसका एक बार उपयोग करने के बाद क्षय हो जाता है, यानी वो समाप्त हो जाती है। ऐसी ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो प्राकृतिक, तो ये ऊर्जा हो गई। ये ऊर्जा शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एनर्जी ही तो रिसोर्स है, एनर्जी ही तो संसाधन है, इसलिए ये संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन हो गया, ठीक ना, नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, और अनवीकरणीय ऊर्जा हो गया। ये सारी एनर्जी है, ये सारे संसाधन हैं। तो ये क्या हुआ? हमने अनवीकरणीय संसाधन के बारे में आपको बताया, नवीकरणीय संसाधन के बारे में बताया। अच्छा, जब हम नवीकरणीय संसाधन के बारे में पढ़ते हैं, और तो फिर दो तरीके के हिस्से उसमें बढ़ते हैं। फिर एक सतत होता है, सतत कंटिन्यूअस मिलने वाला जो सोर्स है। नवीकरणीय क्या है? कंटिन्यूअस मिलने वाला सोर्स है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक, सोलर, विंड, फिर उसके बाद थर्मल पावर प्लांट, इनसे जो एनर्जी मिल रही है, ये जो संसाधन है ना, ये लगातार प्रकृति से मिल रहे हैं। सौर ऊर्जा कभी समाप्त होगी नहीं, पवन ऊर्जा कभी समाप्त होगी नहीं, जल शक्ति कभी समाप्त होगी नहीं। तो ये लगातार जो संसाधन प्रकृति से हमें मिलते रहते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होंगे, इन्हें नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, क्योंकि ये सतत मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। कभी हवा कभी बंद नहीं होगी, पानी कभी बंद नहीं होगी, सूरज कभी बंद नहीं होगा। तो ये क्या है? ये सतत है, लगातार है। तो और उसके बाद जो दूसरा है जैव। अब इसमें क्या है? बायोलॉजिकल रिसोर्स क्या है? जैव संसाधन क्या है?
जब हम नवीकरणीय की ही बात करते हैं तो दो भाग हो गया, एक सतत हो गया और एक जैव हो गया। तो जब जैव की हम बात करते हैं तो जैव दो प्रकार का हो गया, एक वनस्पति और फिर जीव जंतु। तो जब वनस्पति की हम बात करते हैं तो जो पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं ये संसाधन हैं भाई। पेड़ पौधे वनस्पतियों और जंगलों का उपयोग हम क्या करते हैं, लकड़ियां प्राप्त करते हैं। उन लकड़ियों से हम अपने दैनिक जीवन की बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं, ठीक। और पेड़ पौधे वनस्पतियों से हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ पौधे वनस्पतियां ही हमारे लिए बहुत तरीके से उपयोगी हैं, वो हमारा संसाधन है। उसके बाद जो जीव जंतु हैं, ये जीव जंतु भी हमारे लिए साधन है। अच्छा, इसलिए साधन है, इन जीव जंतुओं का अगर जो हम उपयोग कर सकते हैं अपने लिए तो करते हैं, फिर अपने आजकल जो मानव है इनका अपने भोजन में भी उपयोग करता है, ठीक। ये सब संसाधन हैं, ये सब के सब संसाधन हैं, ठीक। नवीकरणीय की जब हम बात किए तो दो निकल के आया, एक सतत आया और एक जैव आया। तो जैव को हमने बता दिया, सतत को भी आप लोगों ने जान लिया। अब यहां पे देखिए मानवीय संसाधन की तरफ आते हैं। तो मानवीय संसाधन के बारे में हमने मोटी मोटा आपको पहले बारे में ही बता दिया था कि मानवीय संसाधन एक संरचनाएं और संस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड